है दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे संख्या की संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, नंबर। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे संख्या क्या होती है। तो संख्या में आप लोगों को बता दिए थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, होल नंबर क्या होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या बता दिए थे, पूर्ण संख्या बता दिए थे, पूर्णांक संख्या बता दिए थे, सम संख्या और विषम संख्या बता दिए थे। अब आते हैं हम लोग किस पे, अभाज्य संख्या पर, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसको अभाज्य संख्या या इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या, ठीक है। ये आप लोगों का एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या ध्यान रखिएगा, या ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या के बोल दिए हैं कि ऐसी संख्या जो एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, या कोई ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं देखो, जैसे ध्यान रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 भाई देखो स्वयं से विभाजित होगी, 2 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर हम इस तरह से देख ले एक से बड़ी, तो ध्यान रखना जो भी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगर हम 3 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 3। यानी एक ऐसा नंबर है जो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड में कॉमन रहता है, और कोई भी अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड स्वयं उस संख्या ही होती है। जिसे कि हम कह दें कि n एक अभाज्य संख्या है, थोड़ा सा समझिएगा, बोल दे कि n एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है। गुणनखंड n अभाज्य संख्या है, तो एक गुणनखंड तो एक हो जाएगा, और ये स्वयं ये संख्या हो जाएगी। बातें समझ पा रहे हैं क्या? एक हो जाएगा, एक ये स्वयं संख्या हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या स्वयं से ही विभाजित होती है, या एक से होगी, तो ठीक है। या अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक हो जाएगा और वो स्वयं वो संख्या हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन ये पूछ दें, अभी क्वेश्चन इस पे अभाज्य संख्या पे आगे भी कराएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि भाई बताओ 1 से 25 तक के बीच में, 1 से 25 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 25 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है कितनी होती है? 9। ध्यान रखिएगा। 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15, ठीक है। और 1 से 100 तक के बीच में जो है कुल अभाज्य संख्या होती है 25। ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इनका 1 से 25 तक के बीच के कुल अभाज्य संख्याओं का योग निकालना हो तो इनका टोटल योग होता है 100। 1 से 50 तक के बीच के योग निकालना होगा तो 328, और 1 से जो है 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग निकालना होगा तो 1000
60 होगा। ये योग कम से कम 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच तक की संख्याओं का योग याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछ दिया है कि 1 से 25 तक के बीच की कुल आभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है। तो औसत आप लोगों को मालूम है कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आभाज्य संख्याओं का औसत पूछा, तो अगर योग मालूम है तो 100, संख्या मालूम है तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, 11 सही 1/9 औसत हो जाएगा। ये बातें समझ पा रहे हैं क्या? ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई 1 से 25 तक के बीच में कुल आभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1 से 25 तक, 1 से 50 तक और 1 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्याएं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यही क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि 25 से 50 तक कुल कितनी आभाज्य संख्याएं होंगी, तो सिंपल सी बात समझिएगा कि 1 से 50 तक 15 है और 1 से 25 तक 9 है, तो 25 से 50 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होंगी? 6। सिंपल सी बात है। उसी तरह 1 से 100 तक की आभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25। ध्यान रखिएगा। तो हम कह दें कि भाई 50 से 100 तक के बीच में कुल कितनी आभाज्य संख्या है, तो सिंपल सी बात है कि भाई 15 इधर है, तो 50 से 100 तक के बीच में कितना, 25 से 15 माइनस हो जाएगा, यानी कितनी आभाज्य संख्याएं हो जाएगी? 10 आभाज्य संख्या हो जाएगी। ये बातें हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समझा रहे हैं कि किसी भी आभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। भाई 2 गुणनखंड होते हैं। 1-2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा आभाज्य संख्या में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बोल दे 1-2 नियम और इसका ध्यान रखिएगा, जिसे बोलता है किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, अभाज्य संख्या के वर्ग के 3 गुणनखंड होते हैं। 3 गुणनखंड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 गुणनखंड होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जैसे कि अगर मान लीजिए कि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 25। और 25 के कितने गुणनखंड होंगे? तो एक होगा, एक स्वयं वो आभाज्य संख्या है जिस संख्या का वर्ग हुआ, एक 25 हो जाएगा। यानी किसी भी आभाज्य संख्या का अगर वर्ग के गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो कितने हो जाएंगे? 3। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा कि n एक अभाज्य संख्या है, n एक अभाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा, n एक अभाज्य संख्या है, तो इसके वर्ग के कितने गुणनखंड होंगे? कितने गुणनखंड होंगे? ठीक है, या इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकता है कि n एक अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से ऐसे भी लिख सकता है कि n स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो n स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो सिंपल सी बात है भाई, संख्या क्या होगी? तो फट से बता देंगे कितना? 3। इसमें भी अगर ये पूछ देगा कि इनके गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। एक तो ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का वर्ग करेंगे वो, जैसे अब इसके गुणनखंड भी पूछ दिया तो 1 तो कंपलसरी है कि 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि 5 एक अभाज्य संख्या, इसका स्क्वायर किए तो कितना हुआ? 25। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हुआ? 1 तो 1 हुआ, और फिर ये जो जिस संख्या का वर्ग हो रहा है वो भी गुणनखंड है, फिर जो उसका वर्ग भी गुणनखंड है। तो n स्क्वायर का गुणनखंड पूछ दिया क्या क्या होगा, तो एक 1 हो जाएगा, एक n हो जाएगा, एक n स्क्वायर भी हो जाएगा। ये बातें समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम ये पूछ दें, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आगे देखो, आगे ध्यान देना, जैसे कि और ध्यान रखें। अगर हम इसमें क्वेश्चन ये पूछ दें कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो भाई हम लोग को मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अरे सम अभाज्य दो ही एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी में अब थोड़ी सी दिमाग लगा दिया इस तरह से, कोई देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर पूछ देंगे क्या होगा, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्या होती है सबके सम क्या होती है? विषम ही होती है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन इस तरह से लिख दिए कि
n एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। n एक क्या है? सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम पूछ दें कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 का मान क्या होगा? क्या मान क्या होगा? क्वेश्चन आप लोगों से इसे पूछ सकता है भाई। तो ध्यान रखिएगा, n एक सम अभाज्य संख्या है, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 का मान क्या होगा? तो n एक सम अभाज्य संख्या है, तो हमको मालूम है कि भाई सम भी हो और अभाज्य संख्या हो। तो ये भाई कौन सी ऐसी संख्या है जो खाली एक ही ऐसी संख्या ही है जो सम भी होगी और क्या होगी? अभाज्य भी होगी। तो कौन सी संख्या होगी? वो 2 होगी। तो n बराबर 2 मिल गया हमको। तो n स्क्वायर बोला है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 का मान पूछा है, तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? ये हो गई अभाज्य संख्या। अभी अभाज्य संख्या के बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, सअभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हमको ध्यान रखिएगा, सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सअभाज्य संख्या, ठीक है, इसको कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है? आते हैं देखते हैं। देखो, ऐसी दो संख्याएं, ध्यान रखिएगा, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा क्या हो? एक हो, HCF, जिनका HCF 1 हो, या ध्यान रखिए, ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कोई उभयनिष्ठ एक से बड़ा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन गुणनखंड न हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, सअभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर हम बोल दें कि जैसे 15 और बोल दिया जाए यहाँ पे, मान लीजिए 17, तो 15 और 17 भाई देखो, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? इनका दोनों कोई एक संख्या से विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकती है। दोनों किसी एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। अगर विभाजित होती तो इसका कुछ ना कुछ मौसा आता है, अगर नहीं है तो भाई इसका मौसा एक ही होगा। तो ये अतः ये क्या है? सअभाज्य संख्या है। जैसे कि 21 और 23 बोल दिए, ये भी क्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई भी दो लगातार संख्याएं भी क्या होती है? सअभाज्य संख्या होती है। जैसे हम 17 और 18 कर दें तो ये भी क्या होगा? सअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि अगर 20 और 25 लिख दे तो क्या ये सअभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि भाई देखो दोनों में कुछ ना कुछ, देखो 5 कॉमन है, 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी इन दोनों का मौसा 5 आ जा रहा है। ये इसका मतलब ये 20 और 25 सअभाज्य संख्या नहीं है। हमको लगा कि भाई देखो आप लोग सअभाज्य संख्या अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देते हैं, सअभाज्य संख्या के बाद आती है, ध्यान रखना है, मिटा दे पहले इसको, देख लो भाई। सअभाज्य संख्या के बाद देख लेते हैं यौगिक संख्या। इसको यौगिक संख्या कहा जाता है या भाज्य संख्या कहोगे? भाज्य संख्या बोलोगे। ठीक है, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक, आते हो। ठीक, तो यौगिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, ठीक है, जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाएंगे? यौगिक या भाज्य संख्या। या ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना?
या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा कि जैसे हम कह दें सबसे छोटी संख्या बता दो, मान लो कि दो किसी संख्या से कटेगा, एक किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं, 3 भी किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं, लेकिन 4 जो है 4 का एक गुणनखंड 2 भी मिल जाएगा, यानी 4 2 से भी कट जाएगा। फिर 6, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 12, इस तरह सुवान ये भी इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। अगर आप लोगों से यही पूछा जाए कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे थे क्या है, तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अभाज्य संख्या के बाद देखते हैं भाज्य संख्या। जैसे इसमें क्वेश्चन और देख लो 2-4, जैसे कि हम बोल दें कि n एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो n² माइनस n, ठीक है, n² - 2n + 3 का मान क्या होगा? मान क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन ये बोल दिया कि n एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। भाई ओ सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे भाज्य संख्या। ठीक है, या यौगिक संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ क्वेश्चन ये आ गया कि n एक सबसे छोटी विषम भाज्य या यौगिक संख्या है, तो n² - 2n + 3 का मान हो गया। तो भाई देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी क्या होगी? 4 होगी, लेकिन 4 होगी तो ये क्या है? सम संख्या है। उसके बाद 6 है, तो 6 भी क्या है? सम संख्या है। 8 भी है तो क्या है? सम संख्या, भाज्य भी है। लेकिन 9 क्या है? भाज्य तो है लेकिन ये विषम है, यानी n का मान हमको मिल गया कितना? 9। अब इत्मीनान से हम लोग निकाल सकते हैं n² - 2n + 3 का मान। n के जगह पे क्या लिखोगे? 9 2 × 9 + 3, तो कितना 9 है? 81 - 18 + 3, यानी 81 और 3 कितना हो जाएगा? 84 - 18, 14 में से 8 जाएगा 6, और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम अगले वीडियो में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।